हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 2। चलो हम लोग चालू करते हैं। आज हमारा टॉपिक्स है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी इस पिक्चर की तरफ ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, दो पॉजिटिव चार्जेस है। दो पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो इसके ऊपर इसके होते हुए जो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा वो इस तरफ काम करेगा, और इसके ऊपर इसके वजह से रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, वो कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है। ऑलवेज ड्रॉ द फोर्स वेक्टर विद द टेल ऑन द पार्टिकल। ये समझ में आया? ठीक है। द फोर्सेस पुश द पार्टिकल्स अपार्ट। तो ये दोनों फोर्स जो है दोनों पार्टिकल को क्या है, दूर की तरफ पुश करेगा, एक दूसरे की तरफ पुश करेगा। अभी इसमें देखिए दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है तो सेम चार्जेस है, सेम चार्ज के अंदर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो पहला जैसा डायग्राम जैसे ही होगा, इसमें नेगेटिव चार्जेस है, ये इसके ऊपर राइट साइड की तरफ जाएगा फोर्स, इसके ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा फोर्स। ठीक है। अभी तीसरे वाला में क्या रखा है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो दोनों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अभी अट्रैक्शन फोर्स कैसे काम करेगा? इसके ऊपर फोर्स जो है इस तरफ काम करेगा, इसके ऊपर फोर्स जो है इस तरफ काम करेगा यहाँ पर। बट द फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है, पुलिंग होता है, तो पार्टिकल दोनों क्या नज़दीक आने की कोशिश करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे। तो ये जो फॉर्मूला कैसे आया था, आपने फोर्स, आपको पता था जो फोर्स है, फोर्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशन में दो मास रखा हुआ है, दोनों मास के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स दोनों मास का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने क्लास 11 में पढ़े थे। अभी हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया गया है कि दो चार्ज पार्टिकल अगर है, दोनों के अंदर डिस्टेंस अगर आर है, दो चार्ज पार्टिकल के अंदर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों का चार्ज के प्रोडक्ट के साथ। एंड वो जो फोर्स है, फोर्स क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो ए प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये दोनों को एक साथ अगर हम लोग लिखेंगे तो ए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। इसके बाद अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे यहाँ से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2/r²। एक K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। स्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ऐसा यूनिट में K को हम लोग डिफाइन करते हैं 1/4πε0, और इसका मैग्नीट्यूड होता है ऐसा यूनिट में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर जो साइलन 0 है इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये नया टर्म है, आपको याद रखना है। साइलन 0 जो है इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। अभी ये जो यूनिट है आप कैसे याद रखेंगे, आपको यहाँ पर फोकस करना है कि ए इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ से अगर K का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, K इक्वल्स टू F इंटू r² हो जाएगा यहाँ पर, और Q1 Q2 इसके नीचे आ जाएगी यहाँ पर। तो F इंटू r², F इंटू r², F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। r² मतलब r इज द डिस्टेंस, सो मीटर स्क्वायर, तो ऊपर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर Q1 Q2 नीचे चला गया। Q1 Q2 क्या है, चार्ज का यूनिट है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो कूलम 2 है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगी, दोनों कूलम स्क्वायर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। K के वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और K का डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ऐसे हो जाएगा और नीचे आ जाएगा कूलम स्क्वायर। सो K का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और उसका मैग्नीट्यूड जो है फॉर फ्री स्पेस 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। ये जो K इक्वल्स टू 1/4πε0 जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस का मतलब है कि दो चार्ज पार्टिकल जो Q1 Q2 हम लोग जो डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस में अगर हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी के फॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे K का वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0। ठीक है। अगर
दोनों चार्ज फ्री स्पेस में है तो हम लोग के का वैल्यू के हिसाब से लिख सकते हैं 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसलिए साइलन जीरो जो है इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हम लोग जो एफ जो है एफ को हम लोग लिख देंगे कैसे, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला है, हमको याद रखना है ये वाला फार्मूला। जैसे ग्रेविटेशन में हमको मिला था एफ इक्वल्स टू जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर जो था एफ इक्वल्स टू जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ गया ऐसा एक फार्मूला एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये फार्मूला जो है यहाँ पर साइलन जीरो जो है, ये साइलन जीरो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में है। और जनरली इन द एयर ऑल्सो, एयर के लिए हम लोग भी सेम फार्मूला यूज करते हैं जनरली। हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे क्यों हम लोग जनरली एयर के लिए यूज़ करते हैं सेम फार्मूला। अभी कूलम्स लॉ इन ए मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी हम लोग पहले ही बताए थे कि जो फोर्स है कूलम फोर्स, उसका अगर हम लोग एयर और फ्री स्पेस में लिखेंगे तो नज़दीक सेम ही लिखते हैं। तो हम लोग एयर में डिफाइन कर रहे हैं एफ एयर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी एक मीडियम रख दिया, दोनों चार्ज पार्टिकल था, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एक मीडियम को ही रख दिया हमने। तो एफ जो मीडियम है और कोई दोनों चार्ज पार्टिकल हमने किसी मीडियम के अंदर रख दिया, मान लीजिए कि पानी के अंदर रख दिया या कोई बीच में कोई ब्रिक्स रख दिया। तो अगर दोनों के मीडियम के अंदर है दोनों चार्ज पार्टिकल, तो ये मीडियम को हम लोग डिफाइन करेंगे 1/4πε, यहाँ पर हम लोग चेंज कर रहे हैं, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बाकी दोनों में सेम है, 1/4π भी सेम है, यहाँ पर 1/4π भी सेम है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी सेम है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी सेम है। यहाँ पर साइलन जीरो की जगह हम लोग लिखा है ओनली एप्सिलॉन। तो ये है मीडियम के लिए फॉर एनी मीडियम, और जो एप्सिलॉन है साइलन है वो साइलन बोलता है और एप्सिलॉन बोलता है। साइलन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो साइलन जीरो क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस था ये साइलन जीरो, और यहाँ पर साइलन जो है ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अभी एफ एयर एंड एफ मीडियम जो इसका रेशियो हम लोग निकाला है, रेशियो निकालने से कैसे होगा, रेशियो निकालोगे तो आप सिंपली आपको मिल जाएगा साइलन बाई साइलन जीरो। ये नीचे था, ये वन स्टेप में ऊपर चला जाएगा, तो साइलन ये नीचे ही था पहले से ही, तो नीचे रह जाएगी साइलन बाई साइलन जीरो। इसको हम लोग नॉर्मली डिफाइन करते हैं साइलन आर से इस रेशियो को, और कभी कभी हम लोग स्मॉल के से भी डिफाइन करता है। यहाँ पर जो साइलन आर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और के जो है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये दोनों आपको याद रखना है। साइलन आर जो होता है वो रिलेटिव है एफ एयर डे वे एफ मीडिया, तो साइलन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड के जो है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ये जो है के जो है के मीडियम की प्रॉपर्टी है। कैसे, एफ एयर जो है एफ एयर और एफ फ्री स्पेस नियर बाई सेम है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एब्सोल्यूट हम लोग मान लेते हैं कि एफ एयर जो है ये एब्सोल्यूट है, और एफ जो फ्री स्पेस है वो नियर बाई एब्सोल्यूट है। उसके रेफरेंस में हम लोग मेजर कर रहे हैं कि मीडियम में क्या चेंज आता है, तो इसलिए हम लोग डिवाइड कर दिया मीडियम में क्या चेंज आता है। इसलिए एफ जो है मीडियम जो है उसको हम लोग एफ एयर से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद हमको एक वैल्यू मिला साइलन बाई साइलन जीरो, इसको हम लोग साइलन आर से डिफाइन करते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं साइलन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। सो इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं। इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन में कैसे लिखा, एफ मीडियम ऊपर चला गया तो मीडियम हो जाए तो एफ एयर बाई के हो जाएगी, एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ एयर डिवाइड बाई के। अभी के इन वैक्यूम जो है हम लोग बताया था के का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो के वैक्यूम में हो जाएगा, तो के जो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। अगर के एयर के लिए हम लोग लिखते हैं तो एयर का वैल्यू होता है के का 1.00054, इसलिए एयर और वैक्यूम दोनों सेम माना जाता है, नियर बाई सेम। अगर वाटर है तो उसके लिए वैल्यू कितना था 80 होता है। तो अब लोग यहाँ पर देखिए, अगर दोनों चार्ज को हम लोग फ्री स्पेस और एयर में रखा है, दो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो कुछ भी हो, दोनों चार्ज के अंदर जो फोर्स होगा वो एयर में जब है उसके अंदर जितना फोर्स है उसके अंदर अगर मीडियम हम लोग पानी अगर रख दिया और वाटर उसके अंदर मीडियम इसके हिसाब से हम लोग पानी रख दिया तो क्या होगा,
जो फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाएगी, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है काफ़ी कम हो जाएगी। कितना टाइम्स कम हो जाएगा? 80 टाइम्स कम हो जाएगी। के का मैग्नीट्यूड 80 होता है वाटर के लिए। तो वाटर में अगर हम लोग दो चार्ज रख देंगे, दोनों के अंदर जो अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी ये दो चार्ज है, एक Q1 Q2 दो चार्ज है, दो चार्ज के अंदर डिस्टेंस r है, ठीक है। अभी इस r में हम लोग r कैप जो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, r कैप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं कि Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है। तो ये जो r जो वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर मतलब उसी का डायरेक्शन है। तो अभी ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के अंदर कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स जो है ये Q1 के ऊपर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। Q1 के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स F है वो कैसे डायरेक्शन पे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सो Q2 के लिए कौन सा डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा Q2 के लिए, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F इक्वल्स टू हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? F वेक्टर इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाई R² R कैप। यहाँ पर जो K है एक कैपिटल K होगा, स्मॉल K नहीं है, ये कैपिटल K है। तो कैपिटल K इंटू Q1 Q2 बाई R² और R कैप। तो R कैप इज द यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। जैसे ग्रेविटेशन में था ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा लिख सकते हैं। इसमें पहला पिक्चर में क्या बताया गया कि Q1 Q2 दो पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? R है। तो दोनों के अंदर कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ठीक है। अभी देखो सेकंड पिक्चर में आ जाओ। तो ये जो पहला जो चार्ज है Q1 के ऊपर हम लोग फोर्स डिफाइन कर रहे हैं। तो फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मली इसके ऊपर जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? इसके लिए इस डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। तो Q1 के ऊपर Q2 के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसलिए हमको इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली F12 वेक्टर। F12 मतलब 1 के ऊपर 2 के वजह से जो फोर्स है, तो F12 वेक्टर इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे। अभी 3 नंबर फिगर में आ जाओ। 3 नंबर में क्या किया? Q1 Q2 दो चार्ज पहले से ही था पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में 3/4 r डिस्टेंस में एक Q3 नेगेटिव चार्ज रख दिया, Q3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज के वजह से क्या होगा? एक नंबर के ऊपर हम लोग देखते हैं एक नंबर चार्ज में क्या कंडीशन चेंज आएगी। एक नंबर चार्ज के ऊपर देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले से ही था ये 2 नंबर चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो था F12 था, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में था, ये तो पहले था। अभी देखिए F13 जो है एक नंबर चार्ज के ऊपर 3 नंबर चार्ज के लिए फोर्स, वो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। Q3 के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो उसके डिफाइन करते F13 इस तरफ काम कर रहा है। तो ये जो दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर का सम होगा टोटल जितना फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है एक नंबर चार्ज के ऊपर, ठीक है। अभी देखो ये तीसरा वाला डायग्राम देखो। तीसरा वाला डायग्राम में क्या बताया गया कि एक नंबर चार्ज तो यहाँ पर है, 2 नंबर चार्ज यहाँ पर है, दोनों ठीक है। 3 नंबर चार्ज यहाँ पर रख दिया गया है, 3 नंबर नहीं 4 नंबर चार्ज, 3 नंबर चार्ज यहाँ पर नहीं है, 4 नंबर जो है नेगेटिव चार्ज वो इस यहाँ पर रख दिया 3/4 डिस्टेंस में, बट एंगल में रखा है, एक एंगल पे उसको रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हम देखेंगे। तो एक नंबर चार्ज के ऊपर फोकस करते हैं। F12 पहले ही जैसा था ऐसा ही रहेगा। F12 मतलब एक नंबर चार्ज के ऊपर 2 नंबर चार्ज के लिए फोर्स। अभी F14 मतलब एक नंबर चार्ज के ऊपर 4 नंबर चार्ज के लिए फोर्स है, वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है 4 नंबर चार्ज, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स इस तरफ काम करेगा, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन फोर्स उस तरफ काम करता है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग उसको डिफाइन किया F14 वेक्टर इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे है। तो टोटल क्या होगा? ये दोनों जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का जो सम है तब होगा टोटल रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज के ऊपर, एक नंबर चार्ज के ऊपर। टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F12 वेक्टर एंड F14 वेक्टर का जो सम होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप अगर देख सकते हैं ये दोनों का वेक्टर का अगर सम करो तो कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? प्रोबेबली ऐसा डायरेक्शन में काम करेगा ये, ठीक है ना, ऐसा डायरेक्शन में काम करेगा। तो ऐसे हम लोग किसी भी चार्ज के ऊपर जो वेक्टर जब कैलकुलेट करते हैं, फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और करते हैं ऐसे हम लोग उसको पहले इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सम करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं।
कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या बताया गया है कि कूलम फोर्स कैलकुलेट करो बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, दो अल्फा पार्टिकल के बीच में सेपरेट किया कितना डिस्टेंस में 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, नॉर्मली अल्फा पार्टिकल होता है कि एक न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, जिसमें दो न्यूट्रॉन रहता है, दो प्रोटॉन रहता है। तुम लोग जानते हो न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस पार्टिकल है, दोनों न्यूट्रॉन चार्जलेस है, और दो प्रोटॉन है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल का जो न्यूक्लियस होता है, और अल्फा पार्टिकल एक्चुअली जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक 2 पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है। तो अभी ऐसा एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर रख दिया सपोज मान लो, तो ये दोनों का अल्फा पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो ये रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। अभी देखिए कूलम फोर्स का डेफिनेशन क्या था, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अभी हमारे पास क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। फिजिक्स का प्रॉब्लम करने के लिए आपको पहले आपके हाथ में क्या क्या डेटा है वो पहले देख लेना है, उसके हिसाब से प्रोसीड करना है, तभी आपको आसान रहेगा। तो हमारे पास Q1 Q2 जो चार्ज है वो दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज का सेम का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है, तो दोनों अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो कितना है, Q1 Q2 सेम होगा, वो है 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R = 3.2 × 10⁻15 मीटर। ठीक है ना। अभी 1/4πε0 का वैल्यू पहले आप लोग देखा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी यहाँ से हम लोग एफ कैलकुलेट करना है, फोर्स कितना है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो फोर्स जो है कूलम्स लॉ से हमको मिल जाएगा। तो फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मैग्नीट्यूड बैठा देंगे तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से एफ इक्वल्स टू सबका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर बैठा दिया, 1/4πε0 का मैग्नीट्यूड, उसके बाद Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड एंड फाइनली r² का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बैठा दिया। तो बैठा के फाइनल हम लोग कैलकुलेट किया। उसके बाद जो है मिला हमको एफ इक्वल्स टू 90 न्यूटन। तो हम लोग लास्ट में आंसर लिखेंगे द कैलकुलेटेड कूलम फोर्स इज 90 न्यूटन एंस। ये लास्ट का लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड का एग्जाम में लिखने के लिए। बोर्ड का एग्जाम में जब आप प्रेजेंट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को, तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस प्रेजेंटेशन अच्छा होने के लिए ये लास्ट का जो लाइन पे आप लोग एक लिटरेचर लाइन पे आंसर लिख देंगे, वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बोर्ड का जो आंसर लिखना है तब यहाँ पर छोड़ के मत आ जाना, इस जगह पे यहाँ पे लिख देना कैलकुलेटेड कूलम फोर्स इज 90 न्यूटन आंसर। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ आइदर MP इक्वल्स टू 1.67 × 10⁻17 kg। यहाँ पे तुम लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से एक बार पढ़ लो, देन प्रोसीड करो। क्या बताया गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर। तो क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास देखते हैं। पहले है मास ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ पर है दिया हुआ है दिस मच kg। ठीक है, मास तो दिया हुआ है प्रोटॉन। Q1 Q2 जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, इसलिए 1.6 × 10⁻19 लिख रहा है कूलम। G इक्वल्स टू लिख रहा है 9.8 × G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये सब डाटा तो हमारे पास हाथ में है। अभी हमको कैसे कैलकुलेट करना है बताया गया है। 1/4πε0 भी हमको मिल जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ से बताया गया R कितना है। सो दो प्रोटॉन जो है, दो प्रोटॉन ऐसा रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर सपोज दो प्रोटॉन ऐसा रख दिया है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स ऐसा काम करेगा दोनों के बीच में। अब रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। अभी रिपल्सन फोर्स जो है, जो कूलम रिपल्सन फोर्स है, वो क्या किसी भी एक पार्टिकल का मास जो वेट जो है वो क्या होता है mg होता है, तो वेट के साथ बराबर होता है। अभी ये कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट वेट के साथ बराबर हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमको R कैलकुलेट करना है। ये दोनों पार्टिकल के अंदर, दोनों प्रोटॉन के अंदर
वहाँ पर बताया गया कि जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो है, रिपल्सिव फोर्स है वो क्या है, उसका वेट के साथ समान है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहले एक चीज़ देख लेना कि हमको जो डेटा अवेलेबल है उसमें सबका जो यूनिट है, सबका यूनिट सेम सिस्टम में है या नहीं है। जैसे हम लोग एसआई में देख रहे हैं तो सबका यूनिट एसआई में है या नहीं है देखना है। जैसे यहाँ पर मास ऑफ द प्रोटॉन केजी में है, Q1 Q2 जो है कूलम में है, ग्राम जी इक्वल्स टू 9.8 जी कैसे है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, 1/4πε0 कैसे कंडीशन में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आर कैलकुलेट करना है। तो ऑल यूनिट एसआई यूनिट में है। अगर प्रॉब्लम में ऐसा ऐसा यूनिट में सब दिया नहीं है तो आप लोग उसको चेंज कर लीजिए, सबको एक ही यूनिट में लेके आइए पहले यहाँ पर, ठीक है। अभी कूलम फोर्स जो है एफ जो इलेक्ट्रिक से डिफाइन किया है, एफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये ई लिखने का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अभी देखो किसी का वेट जो होता है, वेट क्या होता है, एफ जी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वेट, वो क्या होता है एम जी होता है। अभी हमारे यहाँ से बताया गया है कि एफ ई इक्वल्स टू एफ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स और वेट के साथ बराबर है, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया था। तो अभी हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सो इक्वेटिंग एफ ई इक्वल्स टू एफ जी, एफ ई का वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q1 Q2/r² इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। अभी देखो यहाँ से r² कैलकुलेट कर लो, 1/4πε0 रह जाएगी यहाँ पर, Q1 Q2 रह जाएगा, mg नीचे आ जाएगा। r² को यहाँ पर राइट साइड में भेज दो तो mg को लेफ्ट साइड में भी आ जाएगा, mg हो गया r²। तो r² ऐसा आ गया तो यहाँ से r आ जाएगी कितना 0.118 मीटर। तो यहाँ से एक लाइन लिख दो, सो द कैलकुलेटेड डिस्टेंस इज 0.118 मीटर आंसर, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल देखो, the distance between the electron and proton in hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Determine the magnitude of the ratio of the electrostatic and gravitational force between them. Me equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. MP equals to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. G equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. अभी यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं पहले, डेटा क्या क्या अवेलेबल है। व्हाट वी हैव हियर, कूलम फोर्स तो हमको पता है कि एफ इलेक्ट्रिकल जो है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ जी इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2/r²। ये दो फार्मूला हमको पता है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करने आपको बताया, एफ ई बाई एफ जी कैलकुलेट करने के लिए बताया। और डाटा यहाँ पर तो सब दिया हुआ है इसलिए हम लोग रिपीट करके लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में ये दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला का रेशियो निकालने के लिए बताया। तो दोनों फार्मूला का रेशियो निकाल दो, वहाँ से मैग्नीट्यूड सबका मैग्नीट्यूड बैठा दो तो निकल बाहर आ जाएगी रिजल्ट कितना है। तो देखो, सो इक्वेटिंग इट, एफ ई बाई एफ जी जो है क्या होगा, एफ ई का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिया 1/4πε0, एफ ई का वैल्यू यहाँ पर बैठा था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वहाँ पर जी जो है, एफ जी जो है नीचे आ गया, एफ जी इंटू m1 m2/r²। तो दोनों का अरेंज कर लो, अरेंज करने के बाद ऐसा आ जाएगा 1/4πε0 1/g हो गया, ये 1/g Q1 Q2 यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा m1 m2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और r² जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रह गया फाइनली इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बैठा देंगे 1/4πε0 का मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1/g, जी था 6.67 इंटू 10⁻11। Q1 Q2 जो था प्रोटॉन का एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19। और m1 m2 जो है मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है, ठीक है। तो ये दोनों सब कुछ बैठा के हम लोग कैलकुलेट किया, एफ ई बाई एफ जी इक्वल्स टू 2.27 इंटू 10⁻39। तो ये हमारा जो रेशियो कैलकुलेशन है, यही हमारा रिजल्ट है। अभी देखो, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 103 न्यूटन, देन when they are placed 10 centimeter apart in a medium of dielectric constant 5, determine the charge on each sphere। एक बार ठीक से पढ़ लो, फिर से हम लोग चालू करते हैं। सो क्या बताया, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स है, दोनों में इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस है, मतलब दोनों सिमिलर चार्जेस है तो रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन में कितना फोर्स होता है, 103 न्यूटन फोर्स होता है। उन दोनों का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो जो मीडियम है उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 5 है। तो हम लोग चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बताया यहाँ पर। तो हम लोग क्या क्या है हमारे पास देख लेंगे।
एफ जो दिया हुआ है 103 न्यूटन है, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर चेंज करना है जो मैंने पहले ही बताया था। तो 10 सेंटीमीटर जो ईसाई में लेके आई है 0.1 मीटर लेके आई है। के का वैल्यू दिया है 5। साइलन बाई साइलन जीरो हम लोग जानते थे इक्वल्स टू के होता है। तो यहाँ पर Q1 Q2 जो है दोनों सेम है, उसका मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना है, Q कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जो न्यू ये था कूलम फोर्स था, उस फार्मूला से हम लोग देखेंगे। कूलम फोर्स इन द मीडियम के लिए क्या होता है, एफ इक्वल्स टू 1/4 साइलन। यहाँ पर देखिए मीडियम में 1/4 साइलन लिखता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 साइलन की जगह हम लोग लिखेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, साइलन इक्वल्स टू साइलन जीरो इंटू के। ये यहाँ इस तरफ चला जाएगा, साइलन जीरो इंटू के हो जाएगी, ठीक है। साइलन का मैग जगह हम लोग लिखेंगे साइलन इक्वल्स टू साइलन जीरो इंटू के। तो वहाँ पर रिप्लेस कर दिया साइलन जीरो इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम है, तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ से मैग्नीट्यूड बैठा दो, एफ इक्वल्स टू 103 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1/5 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सब कुछ बैठा देंगे तो क्यू इक्वल्स टू आ जाएगी 2.39 इंटू 10⁻5 कूलम। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो द चार्ज ऑन इस स्फीयर इज 2.39 इंटू 10⁻5 कूलम, आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 point electric charges of value q and 2q are kept at a distance d apart from each other in air। सो दोनों का मैग्नीट्यूड बताया गया कि दोनों का वैल्यूज़ बताया गया है q एंड 2q। सो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड q है और एक का मैग्नीट्यूड 2q है। दोनों का मतलब डिस्टेंस क्या है, d है, इस अबाउट। दोनों कहाँ पर रखा है, ईच अदर इन एयर में रखा हुआ है। ये थर्ड चार्ज q इज to be kept along the same line in such a way that the net force acting on Q and 2Q is 0। सो थर्ड चार्ज की बात कर रहा है, जो Q है उसको कहाँ पर बैठाना है, दोनों का जो कनेक्टिंग लाइन है सेम लाइन पे ऐसा कंडीशन में बैठाएंगे कि है नेट फोर्स जो है Q के ऊपर एंड 2Q के ऊपर दोनों जीरो हो जाएगी। कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ Q एंड D। Q चार्ज का पोजिशन मतलब कहाँ पर Q चार्ज बैठाएंगे। तो ये प्रॉब्लम अगर पॉज करके अच्छे से तुम लोग ठीक से पढ़ो इसको पहले, ठीक है। पढ़ने के बाद हम लोग जो कंक्लूजन में आएंगे उसमें क्या है, फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम द पॉसिबल डायग्राम इज़ लाइक बिलो। ऐसा वाला एक पॉसिबल डायग्राम हम लोग सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर चार्ज जो है प्लस Q चार्ज है, 2 नंबर चार्ज जो है प्लस 2Q चार्ज है। अभी देखो इसके ऊपर तो इस रिपल्सन फोर्स कम करेंगे, इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स कम करेंगे, अगर ये कैपिटल Q जो चार्ज है वो नहीं है। अभी Q जो कैपिटल Q चार्ज जो है, अगर वो चार्ज हम लोग लेके आएंगे, वो अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा चार्ज की वजह से अट्रैक्शन, और इसकी वजह से कूलम इस तरफ एक फोर्स काम करेगा रिपल्सन की वजह से 1 नंबर चार्ज के ऊपर। सेम थिंग 2 नंबर चार्ज के ऊपर इस तरफ एक फोर्स काम करेगा, इस तरफ एक फोर्स काम करेगा। तो इसलिए जो प्लस Q चार्ज है और प्लस 2Q चार्ज है, दोनों के ऊपर जो चार्ज फोर्सेज है वो फोर्स जीरो होने का ओनली चांसेस है अगर ये जो Q है नेगेटिव चार्ज है, 3 नंबर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है ओनली। अगर 3 नंबर चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, दोनों के ऊपर रिपल्सन फोर्स देगा, तो इसके ऊपर 1 नंबर चार्ज 2 नंबर चार्ज के ऊपर कभी भी फोर्स जीरो नहीं होगी टोटल। तो इसलिए ये जो डायग्राम ओनली पॉसिबल डायग्राम है, इसलिए हमें यहाँ पर बताया फ्रॉम द प्रॉब्लम गिवन अबव द पॉसिबल डायग्राम इज लाइक बिलो। Q and 2Q are positive charge and Q is negative charge. Only then net force on Q and 2Q will be zero in the presence of Q। अभी देखो हम लोग जो डायग्राम से 1 नंबर चार्ज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो 1 नंबर चार्ज के ऊपर फोकस करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू 2Q के वजह से जो चार्ज है 2 नंबर चार्ज के वजह से 1 नंबर चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स इस तरफ काम करेगा। तो क्या है 1F12 1 नंबर चार्ज के ऊपर 2 नंबर चार्ज की वजह से फोर्स इक्वल्स टू 1/4 साइलन जीरो इंटू Q पहला वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज 2Q इंटू दोनों के अंदर डिस्टेंस क्या है D, तो D डिस्टेंस में रखा हुआ D स्क्वायर। ये टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है पहला वाला, ठीक है। अभी देखो जो अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू Q के वजह से नेगेटिव चार्ज है, इस तरह अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो 1 नंबर चार्ज के ऊपर 3 नंबर चार्ज के दौरान जो फोर्स है F13 वो अट्रैक्शन फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड है 1/4 साइलन जीरो Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कौन सा डायरेक्शन में काम कर रहा है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, ये राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, इस तरफ काम कर रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है, अभी चार्ज 2Q के ऊपर फोकस करो, 2Q के ऊपर क्या आएगा, द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू Q ऑन
ड्यू टू क्यू इज F21। तो इसके ऊपर जो फोर्स है F21, मतलब 2 नंबर चार्ज के ऊपर 1 नंबर चार्ज के वजह से जो फोर्स है वो क्या, रिपल्सिव फोर्स है, वो क्या होगा 1/4π0 Q इंटू 2Q डिवाइड बाई d²। स्मॉल क्यू दोनों का चार्ज, ये स्मॉल क्यू है, दोनों का चार्ज इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये टूवर्ड्स राइट, ये इस तरफ काम कर रहा है, पहला वाला जो रिपल्सिव फोर्स है। अभी जो नेगेटिव जो क्यू चार्ज है उसके लिए कौन सा फोर्स इस तरफ काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स जो है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू क्यू इज F23। 23 मतलब 2 नंबर चार्ज के ऊपर 3 नंबर चार्ज के वजह से फोर्स इक्वल्स टू 1/4π0 2Q इंटू क्यू बाई डी माइनस आर का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, कौन सा डिस्टेंस है, डी माइनस आर है, यहाँ से इतना तक डिस्टेंस डी माइनस आर है डिस्टेंस, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी यहाँ से ये समझ में आया कि F12 और F13 ये दोनों सेम होगी, ये दोनों सेम होना चाहिए, और यहाँ पर F21 एंड F23 ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो ये दोनों का नेट फोर्स 0 होगा। तो Q के ऊपर जो नेट फोर्स 0 होने का रीज़न ये दोनों सेम होगा, प्लस 2Q के ऊपर नेट फोर्स 0 होने का रीज़न है ये दोनों सेम होगी। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो F12 इक्वल्स टू F13 एंड F21 इक्वल्स टू F। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ Q एंड D। मतलब जो कैपिटल Q जो चार्ज है उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन फाइंड आउट करो, किसके फॉर्म में, स्मॉल चार्ज जो है Q एंड D के फॉर्म में, ठीक है, Q एंड D के फॉर्म में उसको फाइंड आउट करना है। वी नीड R इन टर्म्स ऑफ Q एंड D, राइट, हमको R चाहिए इन टर्म्स ऑफ Q एंड D के फॉर्म में। वी हैव टू रिमूव द Q, हमको कैपिटल Q रिमूव करना है। तो अभी हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला जो इक्वलिटी है F12 इक्वल्स टू F13, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो F12 का यहाँ पर वैल्यू बैठा दिया, यहाँ पर वैल्यू F13 का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिया, दोनों से क्या होगा 1/4π0 कैंसिल आउट हो जाएगी, Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2Q बाई d² इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई r²। ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। दूसरा वाला जो इक्वलिटी था F21 इक्वल्स टू F23, तो दूसरा वाला इक्वलिटी है कि F21 इक्वल्स टू F23, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बैठा दिया 1/4π0 Q इंटू 2Q बाई d² इक्वल्स टू 1/4π0 2Q इंटू कैपिटल Q बाई d माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो 1/4π0 दोनों हट जाएगी, ये Q तो हट जाएगा दोनों तरफ से, तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ से 2Q हट जाएगी टोटली, और 2Q यहाँ से हट जाएगा, ये 2Q हट जाएगी, ये 1/4π0 हट जाएगा, 1/4π0 हट जाएगी, तो Q बाई d² आ जाएगा, Q बाई d² इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई d माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हो गया, हमको मिल गया दोनों। तो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 मिल गया। हम इक्वेशन 5 एंड 6 से हमको क्या करना है कि R का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ Q एंड D। अभी हम लोग देखेंगे कैपिटल Q जो है उसको रिमूव करना है, तो दोनों को रेशियो ले लो, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो को अच्छे से मिल जाएगा। नाउ डिवाइडिंग 5 एंड 6 अगर डिवाइड कर दिया तो हम लोग क्या होगा, दोनों तरफ से देखो Q बाई d² था, यहाँ पर Q बाई d² था, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी Q बाई d², तो 2/1 रहेगी, 2/1 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या रहेगा, कैपिटल Q हट गया, तो रहेगा d बाई r² ऊपर चला जाएगी, d माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r²। तो यहाँ से स्क्वायर रूट यहाँ से अरेंज कर लो पहले, d माइनस आर² इक्वल्स टू 2 इंटू r², यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो, d माइनस आर इक्वल्स टू प्लस और माइनस और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √2r। यहाँ से दो वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। r इक्वल्स टू इस तरफ लेके जाओ, r इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √2 इक्वल्स टू d हो गया। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट r इक्वल्स टू d/1 प्लस माइनस √2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 1 सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, टेकिंग द प्लस साइन, r का अगर r कैलकुलेट करने के लिए प्लस साइन लिया तो d/1 प्लस √2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस √2 से डिवाइड कर दो, मल्टीपल कर दो बोथ साइड ऊपर और नीचे, तो ये दोनों कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा d इंटू 1 माइनस √2 बाई 1 माइनस 2 हो गया। ये दोनों स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, तो d इंटू 1 माइनस √2 बाई 1 माइनस 2, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ गया तो उसको हमको अंदर भेज देंगे, ये चेंज हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 मतलब -1 एक नेगेटिव है, नेगेटिव हम लोग उसको ऊपर भेज देंगे, तो d इंटू √2 -1 हो गया। अभी देखो अगर नेगेटिव साइन हम लोग लिया तो नेगेटिव साइन में क्या होता है, r इक्वल्स टू d/1 माइनस √2, 1 माइनस √2 का मैग्नीट्यूड कितना है, √2 का मैग्नीट्यूड होता है 1.41 होता है,
1.41 के आसपास होता है ए रूट टू का मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग ए रूट टू का मैग्नीट्यूड लिया तो ए वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आर का वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, वी कैन इग्नोर इट। ओके, नाउ सो द क्यू चार्ज विल बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, क्या है, आर इक्वल्स टू डी इंटू रूट टू माइनस वन फ्रॉम द चार्ज क्यू टूवर्ड्स द चार्ज टू क्यू, यही हमारा आंसर है। तो ये जो हम लोग लोकेशन पहले जो डिफाइन किया था, पहले लोग देख लेते हैं बैक आके, कहाँ पर बैक आके हम देखेंगे। ये जो लोकेशन था, ये जो आर डिस्टेंस पे हम लोग बैठाया था, वो था प्लस क्यू चार्ज से लेके यहाँ से आर डिस्टेंस में, तो वो डिस्टेंस हमको मिल गया। ठीक है, सो क्यू चार्ज विल बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी into root 2 minus 1 from the charge q towards the charge 2q, hence. So thank you very much.